हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसी का दूसरा नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9th का ये लास्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये टोटल 4 चैप्टर हमने, ये 4th चैप्टर चल रहा है 9th का केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें एक्चुअल में आपको क्या समझना होता है ये पहले मैं बता दूं। जैसा कि नाम से क्लियर है कि कैसा दिखता है एटम, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, वो दिखता कैसा है, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सब कुछ आपको बताना होता है। ठीक है, तो इन जनरल जब भी हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी तो आपको जस्ट ये दिमाग में रखने से ही आगे का जो थॉट फ्लो होगा वो आसानी से समझ पाएंगे। एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में स्फेरिकल शेप का होता है। ऐसा कहा जाता है कि नेचुरली अकरिंग जितने भी चीज़ हैं वो स्फेरिकल हैं। जैसे मान लीजिए कि सन है स्फेरिकल शेप का, क्यों, नेचुरली अकरिंग है। मून है स्फेरिकल शेप का, तो इसी तरीके से नेचुरली अकरिंग वाले को अर्थ स्फेरिकल शेप का। तो हम इन जनरल मान के चलते हैं कि जो भी अपना नेचुरली अकरिंग है वो क्या है, स्फेरिकल शेप का है। इसीलिए एटम को भी एज्यूम कर लिया गया है स्फेरिकल शेप का होता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से शेप को एज्यूम करना है। हालांकि अभी आपको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ सिचुएटेड रहते हैं इस एटम में, ये मैं डिटेल में 1 by 1 बताऊंगा। यहाँ पे वही डिस्कवरी यहाँ पे बताया जाता है। एक्चुअल में ये क्लास 11th का टॉपिक है और क्लास 11th में आपको डिटेल में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे पढ़ा दिया जाता है सो दैट जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ पे क्लास 11th में पढ़ाया जाए तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसीलिए यहाँ पे आपको मेन एम्फेसिस यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल particles of an atom। of an atom। तो कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं भैया एटम के, तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। यहां पे आपको मैं कंप्लीट डिस्कवरी नहीं पढ़ाने वाला कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला यहां पे। ये क्लास 11th में डिस्कवरी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप चाहें तो मेरे क्लास 11th का लेक्चर देख लेना, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th वाला आप चाहो तो देख सकते हो, अगर डिस्कवरी पढ़ना चाहते हो तो। ओके, नाउ अब क्या करना है यहाँ पे कि इसके अगर हम सर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो इम्पॉर्टेंट होगा। मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा क्वेश्चन इसके डिस्कवरी से नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत रेयर आपको देखने को मिलते हैं। बट जो आपको मदद करेगा, जो आपको हेल्प करेगा, वो क्या करेगा हेल्प, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो वो चीज़ क्या है सर, वहाँ पे एक टेबल हम देखेंगे। एक टेबल कहने का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, है ना, और इसी तरीके से ढेर सारे प्रॉपर्टीज, उसकी नेचर कैसी होती है, रिलेटिव चार्ज कैसा होता है, एब्सोल्यूट चार्ज कैसा होता है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं तीनों के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के लिए देखने वाले हैं। तो हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं तो वो मैं प्रॉपर्टी पहले लिख दूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को सबसे साइड में रखेंगे, राइट। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के
किसकी किसकी प्रॉपर्टी आपको समझनी है, तो यहां पे 3 लोगों की, नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। ये तीनों की प्रॉपर्टीज आपको 1 बाय 1 समझनी है। तो आइए मैं समझाता हूं, और यही टेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस टेबल में जो दिया गया वैल्यू है वो फाइनली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसका हम एप्लीकेशन में, मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे या कहीं पे भी डायरेक्टली यूज में ले लेते हैं हम। तो आइए 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टीज की हम अगर बात करें तो डिस्कवरी की ही बात करेंगे कि भैया किसने किसने डिस्कवर करा है, पहले तो यही जान लेते हैं। तो डिस्कोवेरी का बात समझते हैं, किसका, डिस्कोवेरी, और यू कैन से डिस्कवरी, है ना। तो डिस्कवरी यहां पे अगर आप समझें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, है ना। तो जे थॉमसन। एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी यहां पे ई गोल्डस्टीन ने करा था, ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसी तरीके से यहां पे जेम्स चैडविक ने करा था, ठीक है। तो ये थे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी करी थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ये नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, हम सिंबल की बात कर लें कि आखिर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। रिप्रेजेंट करने का भी तो कोई तरीका होगा। जी बिल्कुल तरीका है। इलेक्ट्रॉन को सिंपली ई से इंडिकेट कर देते हैं, प्रोटॉन को सिंपली पी से इंडिकेट कर देते हैं, और न्यूट्रॉन को सिंपली एन से इंडिकेट कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम इसमें नेचर की बात करें कि कैसा किनका नेचर होता है, अगर आपको नेचर पूछी जाए तो नेचर सिंपली आप कहेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे यहां पे नेगेटिव साइन देते हो अगर आपको पता हो तो। पॉजिटिवली चार्ज यहां पे होता है, इसीलिए न्यूक्लियस में ये रहता है। न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज दिखाया जाता है वो इसी प्रोटॉन के कारण दिखाया जाता है, तो ये जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रल, ये न्यूट्रॉन कहते हैं, ये न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि जीरो, यानी कि आप सिंपली कह दें इसको न्यूट्रल चार्ज होता है। तो ये एज यूजुअल आप यहाँ पे न्यूट्रल लिख दें ऐसा, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चार्ज होता है, और डिटेल में आपको बताऊंगा आगे चल करके, बट अभी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लीजिए। जैसे रिलेटिव चार्ज की बात करिए, रिलेटिव चार्ज की बात करें, सो रिलेटिव चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को रिलेट करते हुए जो चार्ज होता है ना, वही जो आपने अभी ऊपर लिखा है, दैट इज -1, है ना, ये +1 और ये 0। तो यही है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसा। अगर आपको एब्सोल्यूट चार्ज बोला जाए तब यहां पे थोड़ी सी आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, एब्सोल्यूट चार्ज। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यही आपको बार बार पूछा जाता है, नंबर 5, है ना। तो कैसे चार्ज पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है सर, सो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। इसी वैल्यू को अगर पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो देख लो इन दोनों में क्या फर्क है सर, ये भी तो आपने कह दिया कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, इसका भी चार्ज यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो फर्क क्या है फिर, फर्क ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन है तो इसके पीछे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये प्रोटॉन है तो इसके पीछे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कोई फर्क नहीं है, वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की ही सेम होती है। और चार्ज अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रल होती है ना। रिलेटिव मास की बात कर लें तो यहां पे मैं कुछ मिटाऊंगा फिर बता पाऊंगा, तो ऊपर से मैं मिटाना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए 2 प्रॉपर्टी मिटा देता हूं सो दैट मैं 2 प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा लिख पाऊं यहां पे, राइट। 3 प्रॉपर्टी मिटा दिया 2 बोल करके, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख भी लिया होगा,
है ना, पॉज करके आप देख लेना। सो नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप अगर देखेंगे तो आप यहां पे रिलेटिव मास की बात करते हैं, रिलेटिव मास की बात करते हैं। तो रिलेटिव मास की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 1/1837, 1 डिवाइडेड बाई 1837, दिस इज योर 1, ओके, दिस इज 1। एंड प्रोटॉन की सिंपली 1 एंड यहाँ न्यूट्रॉन की सिंपली 1। मास जो होता है ना बेटा, इसकी 1 और 1, हम कहते हैं कि इसका जो मास होता है, देखते हो ये 1 डिवाइडेड बाई 1837, ये कितना छोटा वैल्यू आएगा, यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, देख लो 1 डिवाइडेड बाई 1837, जबकि ये पूरा पूरी 1 है, ये भी पूरा पूरी 1 है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस में यही दोनों यहां पे रहता है। और जो न्यूक्लियस का मास होता है, हम कहते हैं पूरे एटम का मास भी लगभग वही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो एकदम नेग्लिजिबल है भैया, 1 डिवाइडेड बाई 1837, ये तो बहुत छोटा वैल्यू है। तो इसीलिए मेजरली जो हम मास डिसाइड करते हैं किसी एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके ही डिसाइड कर लेते हैं, राइट। इसी तरीके से सेवेंथ प्रॉपर्टीज को आपको समझना है, दैट इज एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास, ये भी आपको बहुत जगह जरूरत पड़ जाता है, तो प्लीज आप इसे याद रखें। सो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, और यहां पे होता है 1.6, है ना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और यहां पे हो जाता है 1.6, तो मैं कह दूं आपको 67, यहां पे 4 एक्चुअल में होता है, इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। देखिए यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस अगर जानना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका तीसरा डिजिट भी। तो अब यहाँ पे हालांकि दोनों लगभग बराबर ही है, इन दोनों का वैल्यू अगर देखें तो लगभग तो बराबर है, ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि डेसिमल के इतना ज्यादा बाद फर्क आना कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन फिर भी अगर आपको छोटा बड़ा बोलना हो तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास कंपैरेटिवली किससे, प्रोटॉन से बड़ा होता है, बहुत छोटे लेवल पे लेकिन होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 बड़ा है, यानी कि न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन की मास जो होती है वो बड़ी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये कंप्लीट डिस्कशन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ पे आपको डिस्कवरी इसकी जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिना डिस्कवरी का काम चल जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे एटम्स के कुछ मॉडल दिए गए, एटॉमिक थ्योरी का मेन एक्चुअल एटम तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे 1 बाई 1 हम पहुंच जाएंगे एटम तक मेनली। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से एटम के मॉडल थे। तो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, दैट इज थॉमसन मॉडल। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो जाती है, तब मीडिया वाले जे थॉमसन के पास सबसे पहले आते हैं। क्यों आते हैं भैया? क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करा था, जे थॉमसन ने करा था। इसीलिए वो सबसे पहले जे थॉमसन के पास सारे मीडिया वाले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो मॉडल दिया गया है, तो जे थॉमसन से पूछा जाता है कि सर आपने तो ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन होता है, और गोल्डस्टीन सर ने बताया कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन आपने जेम्स चैडविक ने बताया, तो तीनों साइंटिस्ट में से सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले आपके पास आए हैं। आप बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आखिर रहते कैसे हैं एक दूसरे के साथ में एटम के अंदर। तो इनको बहुत खुशी महसूस हुई, है ना, थॉमसन को, कि चलिए मेरे को कुछ लोग पूछने आए हैं, मीडिया वाले पूछने आए हैं कि कैसे आखिर ये है। तो उन्होंने थोड़ा सा बिना एक्सपेरिमेंट किए, थोड़ा जल्दबाजी दिखाते हुए उन्होंने एक थ्योरी दे डाला, और इसीलिए हम उनको कहते हैं थॉमसन मॉडल। इसका दूसरा नाम है
प्लम पुडिंग मॉडल। ये क्यों कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। प्लम पुडिंग मॉडल, सो ये दोनों मॉडल से ये प्रचलित है, इन दोनों नाम से आप समझ सकते हैं, राइट। तो इन दोनों नाम से ही आपको जानना है इसको। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाता है और यू कैन से थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो मीडिया वाले बोलने लगे कि सर आप थोड़ा सा गाइड कर दो सर कि कैसे, आखिर आप लोगों ने बता तो दिया कि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट कहाँ कैसे होता है ये तो आप लोगों ने बताया ही नहीं कि कैसे सिचुएटेड हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में रहता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में रहता है, कौन किसके साथ में रहता है, कहाँ रहता है, ये सब चीज तो बता दो। तो थॉमसन ने बिना किसी एक्सपेरिमेंट का इन्होंने एक थ्योरी दे डाला। हो सकता है कि थॉमसन उस समय वाटरमेलन खा रहे होंगे और उनके हाथ में इस तरीके का एक वाटरमेलन पड़ा हुआ था। जैसा वाटरमेलन आप देख पाते हो कि ग्रीन कलर का यहाँ पे ऐसा एक लेयरिंग होता है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा कि थॉमसन मॉडल जो दिए गए हैं प्लम पुडिंग मॉडल, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखे होंगे कि ऐसा वाटरमेलन होता है। तो वाटरमेलन का वो ये वाला लेयर है जो ग्रीन कलर से ऊपर खोपड़ी रहता है, अंदर में रेड कलर का खाने वाला चीज रहता है ना, जिसे आप खाते हो, जो फल खाते हो, इसके अंदर का जो फ्रूट होता है जो आप खाते हो इसको वाटरमेलन का, इसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये रेड कलर से मैंने भर दिया। जैसे मैक्सिमम पार्ट में तो रेड भरा रहता है ऐसा करके, ठीक है, लेकिन बीच में वहां पे कुछ कुछ सीड्स भी होते हैं, है ना, वो सीड्स इस तरीके से यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं रहता है ना। तो इस तरीके से बीच में कहीं कहीं सीड रहता है, तो आप चाहें तो उस सीड्स को कहीं कहीं पे आप दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा दिया। तो ये कुछ सीड्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो हो सकता है, इन्होंने कंपैरिजन करना स्टार्ट करा कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग जितने भी चीजें वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो हो सकता है कि आपका जो एटम है कुछ इसी तरीके से दिखता हो जैसा हमारा वाटरमेलन है, कि वाटरमेलन का जो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से जो मैंने दे रखा है, जो बीज हैं, जो सीड्स हैं इसके, वो सीड्स इसके इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्प्रेडेड रहते हैं एटम में। और जिस प्रकार से रेड कलर का जो आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे खाने वाला जो मटेरियल है, जो आप जिसे खाते हैं, वो रेड कलर का जो आप देख पा रहे हैं, उसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन एक तरीके से कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि वही पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको एक नेगेटिव चार्ज मिल गया, जो सीड्स जिसे कह दिया उन्होंने, सीड्स से कंपैरिजन किया, और जो रेड कलर का जो खाने वाला मटेरियल था उसे पॉजिटिव चार्ज से इन्होंने कह दिया कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन की तरह आप एज्यूम कर सकते हैं इन्हें। और जो आपको ऊपर में दिख रहा है खोपड़ी, जो ग्रीन कलर का खोपड़ी यहाँ पे दिख पा रहा है, ये वाला, ठीक है, इन्होंने कहा कि यही तो न्यूट्रॉन है जो दोनों को बांध करके रखता है ना, दोनों को बांध के रखने का काम करता है कौन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को बांधे रखता है ना, उसको पकड़ के रखने का काम करता है न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका बाहरी वाला इस तरीके से। तो ऐसा इन्होंने कह दिया, बट मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करा था इस थ्योरी को देने के लिए। जस्ट उनके दिमाग में आया होगा, जब वाटरमेलन वो खा रहे होंगे तो उनके दिमाग में इस तरीके की बात आई होंगी और इन्होंने थ्योरी इस तरीके से दे डाला। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम इसे फॉलो कर रहे होते तो आज साइंस का डायरेक्शन कुछ और होता बेटा, क्योंकि हम हर एक चीज का जो एकदम जीरो लेवल पे, माइक्रो टू मैक्रो लेवल जो हम करते हैं, वो पूरा इलेक्ट्रॉन से लेकर के, प्रोटॉन से लेकर के, एटम से लेकर के, यही सब चीज से स्टार्ट होती है किसी भी थ्योरी की। तो आज हमारा साइंस का डायरेक्शन ही पूरा अलग होता अगर हम ये मॉडल थॉमसन का अगर फॉलो कर रहे होते। तब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जब यहां पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है। तब इन्होंने बता तो दिया कि यहां पे जो यहां पे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। इन्होंने कहा था
कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव सब इक्वल है इस तरीके से, ठीक है। तो डिमेरिट में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार इसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकल के आए, जो कि अभी हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं। लेकिन उस रदरफोर्ड से जो भी एक्सपेरिमेंट आया वो थॉमसन ने एक्सप्लेन मतलब नहीं कर पाया, थॉमसन एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए और रदरफोर्ड मॉडल ने इसका धज्जिया उड़ा दिया, इस थॉमसन मॉडल को धज्जिया उड़ा दिया। बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, एटम ऐसा बिल्कुल ही नहीं रहता है, आप जो मॉडल बता रहे हो बिल्कुल फेक मॉडल है। अगर इस मॉडल को बेचारा सोचिए कि अगर हम सभी इसको फॉलो कर रहे होते तो आज साइंस का डायरेक्शन ही कुछ और रहता। सो रदरफोर्ड ने पूरी तरीके से मोड़ दिया है साइंस के डायरेक्शन को, है ना। अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो आज हम दूसरे तरीके के साइंस पढ़ रहे होते, क्योंकि यहां पे बेसिक लेवल जब हमारा एटम का मॉडल ही गलत होगा तो एटम से बनने वाला जितने भी थ्योरी हैं वो तो उसी के अकॉर्डिंग होता ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साइंस का डायरेक्शन पूरा ही यहां पे बदल के रह जाता है। तो अब हम यहां पे आपको समझाने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी में, दैट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और चूंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा और उसमें मैं आपको फाइनली बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें बताना स्टार्ट किया इस लेक्चर में तो काफी टाइम लग जाएगा और ये लेक्चर का लेंथ बढ़ जाएगा। तो चलिए इसी थॉमसन मॉडल के साथ में अपना फर्स्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।